खबरों की खबर में आज खबर उसकी बात होगी जिसका नाम इलेक्शन है, मतलब चुनाव, जिसमें आज चुनाव आयोग आयोजन करता है, प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं, वोटर वोट देता है, चुनाव आयोग नतीजों का ऐलान करता है और फिर देश की संसद या प्रदेश की विधानसभा या विधान परिषद को उसका सदस्य मिल जाता है। लेकिन जब से चुनाव वजूद में आए हैं तभी से एक शंका भी अस्तित्व में है। शंका इस बात की है कि चुनाव सही है या फिक्स है, ईवीएम फिक्स है या मुक्त है, बैलेट बॉक्स सही था या ईवीएम ठीक है, चुनाव आयोग निष्पक्ष है या ईसी का रिमोट किसी और के हाथ में है, वोटर लिस्ट ठीक है या वोटर लिस्ट गलत है, वोटर असली है या वोटर फर्जी है, बोगस वोटर कौन है, संदिग्ध वोटर कौन है, कुत्ते के नाम पर, और देखिए इसके नाम पर वोटर कार्ड तक बन जाता है, विदेशी वोटर कौन है, वोटर का नाम लिस्ट में है या नहीं है। ऐसे में ना जाने कितने सवाल लगातार देश के सामने विवादों में आते रहे, देश के विवाद जोन में कुश्ती लड़ते रहे। चुनाव से जुड़ी शंका बहुत दीर्घ है और जब से चुनाव हुए तभी से शंका भी, जब से नतीजे हैं तभी से भी शंका है। इसीलिए आज हमने चुनाव में दीर्घ शंका पर खबरों की खबर को तैयार किया है। बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव पहले आया या चुनाव में शंका? वोटर पहले आया या वोट की शंका? वोटर लिस्ट पहले आई या फिर शंका? शंका की देन है वोटर पहचान पत्र। इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। नागरिक वोटर है, लेकिन वोटर के नागरिक होने पर क्यों है शंका? चुनाव आयोग के काम पर शंका, कारण या अकारण? बैलेट बॉक्स पर शंका थी या केवल ईवीएम में है शंका? वोटर लिस्ट पर है शंका या फिर केवल सर पर है शंका? एफआईआर बहाना है, संविधान का अपमान करना इनका निशाना है। लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक शंका का समाधान, फिर भी क्यों है शंका विराजमान? सर पर तेजस्वी यादव की शंका का क्या है समाधान? आम गरीबों का अगर आप देखें तो आप समझ जाइए कि क्या है। चुनाव नतीजे, वोटर लिस्ट और चुनाव आयोग पर राहुल गांधी की शंका सुलझेगी या बन जाएगी एटम बॉम्ब? एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं। ऐसा एटम बम उन्होंने तैयार किया है जो कि वह केवल उनके पास है और किसी के पास नहीं। शंका सियासी चाल है या शंका समाधान की तलाश? शंका चुनावी हार ढकने का पर्दा है? शंका राजनीतिक हैसियत बचाए रखने की चाल? लघु शंका या दीर्घ शंका, क्या है समाधान? चुनाव की दीर्घ शंका खत्म क्यों नहीं होती है? तो चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव के नतीजे और चुनाव कराने वाली संस्था, हर चीज दीर्घ शंका के घेरे में है और सियासी शंका ऐसी जमकर बैठी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। ऐसे में पूरे देश में असमंजस है, चुनाव सही है या गलत है। 2014 के बाद से ये शंका और ज्यादा दीर्घ हो गई है। आज हम चुनाव की इस दीर्घ शंका के हर कोण का दृष्टिकोण समझेंगे। 65 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से नाम जो है काट दिया, ये बड़ा साजिश चल रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, आजकल चुनाव पर इन दोनों की शंका बहुत चर्चा में है।
एक एक करके इन दोनों की चुनावी शंका की जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले तेजस्वी यादव की शंका। तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह एक प्रेस वार्ता की, उसमें एक मतदाता पहचान पत्र दिखाया जो उनका खुद का था। इसे दिखाकर दावा किया बिहार में वोटर के शुद्धिकरण की प्रक्रिया के बाद, मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई है उसमें तेजस्वी यादव का नाम ही नहीं है। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। व्हाट डज इट मीन? हाँ भाई, चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के आप चुनाव लड़िएगा। अगर हम सही समझ रहे हैं, सही सुन रहे हैं, तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सर के बाद जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है उसमें उनका नाम नहीं है और अब वो चुनाव कैसे लड़ेंगे। समर्थन में उन्होंने अपना पिछला वोटर पहचान पत्र और उसकी विशेष संख्या भी दिखा दी। इसके बाद चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से एसआईआर ड्राफ्ट सूची का एक पन्ना और एक पर्ची प्रकट हुई। दावा किया गया कि सर की ड्राफ्ट लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम है। इस पर चुनाव के सबसे बड़े स्थानीय अधिकारी पटना के डीएम ने भी बयान दे दिया। ड्राफ्ट लिस्ट में तो तेजस्वी यादव का नाम है। तेजस्वी यादव में काफी गंभीर आरोप लगाए हैं, उनका नाम रोल में है नहीं है, क्या स्थिति है अभी? बिल्कुल, माननीय नेता प्रतिपक्ष का नाम ड्राफ्ट रोल में है। उसका जो सीरियल नंबर और पार्ट नंबर यानी बूथ नंबर का भी हम लोगों ने सार्वजनिक तौर पर जारी किया है। जिस बूथ में उनके नाम पहले था उसी बूथ पर अभी भी अवस्थित हैं और जिस बूथ में वो वोट करते थे फिर वोट कर सकेंगे, कहीं कोई उसमें इश्यू नहीं है। लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग की एसआईआर लिस्ट और तेजस्वी यादव के मतदाता पहचान पत्र पब्लिक डोमेन में आए तो दोनों में दर्ज एपिक नंबर में फर्क का दावा किया गया। वोटर कार्ड के दाहिनी तरफ ऊपर लिखा गया नंबर अलग अलग, आप भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी शिकायत की गई। सरकार को और क्या काम है जब सरकारें ईपीआईसी नंबर मेरा बदलवा रहा है इलेक्शन कमीशन से? कभी बदलता है? पूछिए तो सरकार से, ईपीआईसी नंबर बदलता है। और तो ईपीआईसी नंबर अगर बदला है तो ऐसे कितने लोगों का बदला होगा? यही तो सवाल है खड़ा कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। जब ये सवाल लेकर एनडीटीवी इंडिया की टीम पटना के डीएम और प्रमुख चुनाव अधिकारी से मिली तो उनके जवाब ने शंका को और बढ़ा दिया। तो हमारे पास जो उनके एपिक नंबर हैं वो विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले जो एपिक नंबर था और अभी जो आया दोनों एक ही हैं, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इनफैक्ट 2020 में जो नॉमिनेशन उन्होंने किया है, यानी अपने तरफ से निर्वाचन आयोग को उन्होंने पेपर सबमिट किया है, उसमें भी उन्होंने सेम एपिक नंबर के उल्लेखित कागजात को उन्होंने समर्पित किया है, जिसका मतलब उनके पास भी वही एपिक नंबर 2020 में था, अभी भी होना चाहिए। तो ये जो दूसरा कोई एपिक नंबर को दिखा रहे हैं वो तो देखना पड़ेगा। उसमें जो मीडिया में आया है उसमें तो नो रिकॉर्ड्स फाउंड आ रहा है, ये पहले की बात है। मतलब वो जो एपिक नंबर वो कह रहे हैं वो अभी तत्काल वर्तमान में एग्जिस्ट नहीं करता है। एपिक नंबर नहीं बदलता है। हो सकता है बहुत पहले जो 2014 की बात उन्होंने उसमें जो साइंड है एपिक नंबर, हो सकता है डुप्लीकेट होगा, लेकिन मैं अभी कोई कंफर्मेटरी चीज़ें नहीं बता सकता हूँ। वो अगर प्रस्तुत करेंगे तो उसको हम लोग देखेंगे। अगर एसआईआर की सूची और 2020 के चुनाव में जमा कराए गए एपिक नंबर एक हैं, तो फिर तेजस्वी जो वोटर कार्ड दिखा रहे हैं वो क्या है? एपिक नंबर के डबल रोल के लिए जिम्मेदार कौन है? बिहार के डिप्टी सीएम इस मुद्दे पर एक अलग शंका को जन्म दे रहे हैं। जैसा पिता वैसा पुत्र, झूठ बोलने का सबसे बड़ा ठेकेदारी लिए हुए ये लोग हैं। एक तरफ संविधान के किताब लेके चलेंगे, दूसरे तरफ संविधान का कसम खाएंगे और तीसरे तरफ संवैधानिक संस्था को अपमानित करेंगे, उसके बारे में झूठ और भ्रम का वातावरण बनाएंगे। धिक्कार है संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को कि संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहा है। संवैधानिक संस्था के बारे में झूठ बोलकर
जनता के बीच भ्रम फैला रहा है। ऐसे लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए। तेजस्वी की शंका पर सत्ता में बैठी जेडीयू ने सियासी तरीके से शंका को एक और चेहरा दे दिया और 2 एपिक नंबर के मुद्दे पर तेजस्वी यादव को शंका के घेरे में खड़ा कर दिया। दस्तावेजी प्रमाण जब वेबसाइट पर उसको देखा गया लिंक पर, तो आपका नाम दर्ज है, लालू प्रसाद जी के आप सुपुत्र हैं। जो पहले का इलेक्शन का है उसका है इपिक नंबर RAB 2916120। 2 इपिक नंबर कैसे हो गया? ये तो अब तेजस्वी यादव बताएंगे ना, क्योंकि आपने मतदाता सूची का फॉर्म भरा, आपने यह कहा कि BLO को मैंने फॉर्म दिया, तो मेरा सवाल यह है कि आपने ये खबर कैसे फैला दी कि मेरा नाम नहीं है? क्या आपका नाम है? आपको देखने नहीं आया? क्या ये कबूलनामा आप जारी करेंगे कि हमसे गलती हुई? आप माफ़ी मांगेंगे बिहार की जनता से? और चुनाव आयोग इस पर गंभीरता से विचार करे। क्या एक व्यक्ति को 2 इपिक नंबर रखने का अधिकार है? आम जिंदगी में कहते हैं कि शक की दवा किसी हकीम के पास नहीं होती। सियासत में लगता है कि कोई शक का इलाज चाहता ही नहीं है। यहां तो शक की नियत और नियति ही दीर्घ शंका की होती है। शंका की कहानी सबसे अलग होती है, बिना आग के धुआं। जबकि कहते हैं कि बिना आग के तो धुआं होता ही नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स हर असंभव को संभव कर देती है। शायद यही इसकी खासियत है। अब आज की बात लीजिए। राहुल गांधी का दावा है कि उनके पास चुनाव आयोग के खिलाफ एटम बॉम्ब है। फूटेगा तो चुनाव आयोग के खिलाफ शंका को सबूत मिल जाएगा। ताजा ताजा ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा, परमाणु ब्लैकमेल नहीं चलेगा। लेकिन राहुल गांधी के इस भारी भरकम एटॉमिक शंका कैंपेन में उनके ही एक बयान की कील चुभ गई। एक नई शंका ने जन्म लिया, जिसने राहुल गांधी को शंका के घेरे में खड़ा कर दिया है। जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। राहुल गांधी ने पिछले कुछ दिनों से चुनाव आयोग के खिलाफ शंका का एक अभियान चला रखा। वो अभी तक चुप थे क्योंकि उनके पास सबूतों की कमी थी, लेकिन अब उनके शक को सबूत मिल गए जो चुनाव आयोग के खिलाफ परमाणु बम बन चुके हैं, ऐसा उनका दावा है। Right from 2014, I had a suspicion that there's something wrong, something does not add up. In fact, I'll even go further. I had a suspicion in the Gujarat Assembly elections already. Okay? This ability to win sweeping victories. Congress party doesn't get a single seat in Rajasthan, doesn't get a single seat in Madhya Pradesh, doesn't get a single seat in Gujarat. This was surprising to me. And it went on for some time. There was a conversation. But I could never speak because there was no proof. So whenever we spoke, people said, well, where's the proof? And then something happened in Maharashtra, where in the Vidhan Sabha we won the election, hands down. Sorry, in the Lok Sabha we won the election, hands down. And then 4 months later, we didn't just lose, we were obliterated. 3 formidable parties suddenly just evaporated. And that's when I thought that this just cannot be. And so we started right then to look seriously for electoral malpractice. We found it in Maharashtra. Clearly, 1 crore new voters show up between Lok Sabha and Vidhan Sabha. Bulk of those votes go to the BJP. But still, we didn't have clear proof. And now,
I say with absolutely no doubt that we have proof. And we have such proof. We have such proof that will show the whole country that the institution of the Election Commission does not exist. That it has disappeared. 2014 से राहुल के दिमाग में चुनाव आयोग के खिलाफ शंका है। शंका का आधार चुनाव के नतीजे हैं और यह शंका तब एटॉमिक विंटर से शुद्ध हो जाती है जबकि कांग्रेस या यूपीए के सहयोगी दल चुनाव जीतते हैं। लेकिन राहुल का यह एटम बॉम्ब जिसके खिलाफ है, उनका दावा है कि जब वो पाकिस्तान के असली एटॉमिक बम से ब्लैकमेल नहीं हुए तो राहुल गांधी के चुनाव आयोग वाले एटॉमिक ब्लैकमेलिंग से बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए। सारे सबूत जनता के सामने रखिए, सारे सबूत जनता के सामने रखिए। मगर सच्चाई यह है कि उनके पास न कोई तथ्य है, न सबूत है। सनसनीखेज बातें करना उनकी पुरानी आदत है। मैं तो राहुल जी से यही कहूंगा कि जल्दी से जल्दी एटम बम फोड़ दीजिए, विलंब मत कीजिए। बस अपने आप को संतुलित और सुरक्षित रखिए। सबूतों पर विरोधी दावे शंका को जन्म देते हैं, लेकिन राहुल मुतमईन है कि वो चुनाव आयोग के खिलाफ कर्नाटक की लैब में तैयार परमाणु बम जरूर फोड़ेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों राहुल गांधी की बहन उनको सलाह दे रही हैं कि वो आग से न खेलें, जलने की आशंका है। Yesterday my sister said to me, now you know, personal बात है तो बोलनी नहीं चाहिए, मैं बोल देता हूं, नहीं माफ करूंगा। She said to me, you know Rahul, you realize that you're playing with fire. And I said, yeah Priyanka, I am playing with fire. I will continue to play with fire. I'm not scared of playing with fire. I have come here. Look, I am eventually, like most of you, I am going to end up in the fire. Right? So what is the problem playing with the fire? My family has taught me that. My family has taught me do not be scared of cowards. My family has taught me that the most cowardly thing you can do ever is be scared of a coward. प्रियंका की आशंका सही निकल गई। राहुल गांधी का एक बयान उनके खिलाफ शंका की वजह बन गया। राहुल गांधी ने दावा कर दिया कि स्वर्गीय अरुण जेटली ने उन्हें किसान कानून के मामले में धमकी दी थी, लेकिन अरुण जेटली के परिवार ने उनके दावे का फैक्ट चेक कर दिया। ऐसा बयान है जो कि एक इररिस्पॉन्सिबल बयान है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। जो फार्म्स लॉज थे, कृषि कानून था, वो सन 2020 में आए, मिड ऑफ 2020 टेंटेटिवली। मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कि अरुण जी का जो देहांत था वो अगस्त 2019 में हुआ था। और जहाँ तक मेरे जानकारी में है, नॉलेज में है, जो कि एक पब्लिक नॉलेज भी है, कि कृषि कानून 2019 में तो किसी कंसिडरेशन में थे नहीं। कृषि कानून जब आए 2020 के जून, जुलाई, अगस्त में, और सितंबर में पार्लियामेंट में टेबल हुआ कृषि कानून का जो बिल था, उस चीज़ को लेके आप कैसे अरुण जी को मिले उनके डिमाइस के बाद और उन्होंने किस तरीके से आपको इंटिमिडेट किया, थ्रेटन किया, ये तो हमारे किसी व्यक्ति के समझ में आ नहीं रही। रोहन के बयान ने राहुल गांधी को उस राजनीतिक शंका में लपेट दिया जिसमें उनके विरोधी अक्सर उनको लपेट लिया करते हैं, उनकी गंभीरता पर सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी जी को मैं याद करवाना चाहता हूं, श्रीमान अरुण जेटली जी, सभी राजनीतिक दलों में उनकी रिस्पेक्ट थी, एक्सेप्टेंस थी, सर्वमान्य नेता थे वो। उनकी मृत्यु 24 अगस्त 2019 को हो गई और कृषि कानून 17 सितंबर 2020 और 20 सितंबर 2020 को ये लोकसभा और राज्यसभा में आए और मंजूर हुए। कितना झूठ बोलेंगे राहुल गांधी जी। जब बिल ही बाद में आए तो अरुण जी कब आए? उनकी मृत्यु हो चुकी थी, कब उनको धमकाने आए?
श्रीमान राहुल गांधी जी को अरुण जेटली जी के परिवार से और भारतीय जनता पार्टी और देश से माफी मांगनी चाहिए। बाद में कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर आई कि राहुल गांधी ने गलती से कृषि कानून कह दिया, जबकि वो कहना चाहते थे भूमि अधिग्रहण बिल। लेकिन तब सफाई देकर भी कुछ नहीं होता, जबकि शंका जड़े जमा ले। राहुल जी ने बताया है, आप सबको बताया है कि जब किसानों के संबंधित कानून की बात हो रही थी, ये 3 काले कानूनों से भी पहले कई ऐसे षड्यंत्र रचे गए किसानों के खिलाफ। भूमि अधिग्रहण था एक, फिर एपीएमसी का मॉडल बिल था जिस पर ये लोग बड़े परेशान थे कि भाई होना चाहिए, हम विरोध कर रहे थे। तो इसी दौरान अरुण जेटली जी ने जाकर, उन्होंने अपनी तरफ से तो धमकी नहीं दी, जाहिर सी बात है, धमकी तो ऊपर से आई, वो तो सिर्फ स्वर्गीय अरुण जेटली जी तो कन्वे कर रहे थे। तो ये बात आज सबके सामने आई है। राहुल चुनाव पर जिस दीर्घ शंका का जिक्र कर रहे हैं, वो आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि सर की प्रक्रिया में इसके लिए काफी स्पेस है। चुनाव के मामले में दीर्घ शंका का विस्तार असीमित है। नेतागण खुले में शंकायुक्त बयानबाजी करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि देश भर में करीब 47 अदालतें चुनाव की प्रक्रिया पर व्यक्त की गई शंका का समाधान कर चुकी हैं। पहले ईवीएम मशीन पर शंका थी, अब एसआईआर पर शंका है, और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार के आगे बढ़ेगा तो इसमें और ज्यादा विवाद होगा। वोटर बनाने में नागरिकता चेक करने की कोशिश होगी तो चुनाव की दीर्घ शंका बढ़ती जाएगी। हमारी नजर सियासत की शंका पर बराबर बनी रहे।